हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और आपको जैसा पता है हमारी 9th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व सेकंड। इसी के अंदर हम लोग बात कर रहे थे नाजीवाद और हिटलर का उदय। इसको हम लोग आपका देख रहे थे। एक नई स्टोरी, एक नए कैरेक्टर की कहानी और दो तीन देशों के बीच की जो कहानी थी, जो आपकी राजनीति थी, वो आप उसमें आप समझ रहे हैं इसको पूरा अच्छी तरह से और सब चीजों को आप लोग आपका ध्यान देंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने घर जाके कल अपना लेक्चर रिवीजन किया? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने कल घर जाके अपना प्रश्न पूछा, आप लोगों ने रिवीजन किया था? चलिए, कोई बच्चा हाथ नहीं खड़ा करे, यानी कि आप लोग घर जाकर नहीं पढ़ रहे। आप बहुत लाइट ले रहे हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि सब्जेक्ट सब सेम होते हैं। और बिल्कुल भी आप ये ना समझिए कि ये टॉपिक आसान है, जब आपकी परीक्षा में आएगा तब आपके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। चलो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। अब हम बात कर रहे थे, इस वाली यूनिट को हम लोग फिर देखते हैं कि सबसे बड़ा आपको जो ध्यान देना है इसमें, वो पॉइंट ये है कि तीसरा पॉइंट है नस्लवादी राज्य की स्थापना। कि आखिर में जो नाजियों ने जो एक अपनी थ्योरी लेके आपके जर्मन के साथ आपका चल पड़े हैं कि हमको इस तरह से ही अपने राज्य का गठन करना है, इस तरह से ही अपने आपका देश को चलाना है, इस तरह की चीजों को लेके जो उन्होंने अपनी थ्योरी के साथ ये आगे बढ़े हैं, उन सारी हम चीजों को आप लोग इस लेक्चर के माध्यम से एक एक करके आपका समझते हैं और हम लोग आपका इसको देखते हैं। सत्ता में पहुंचते ही नाजियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नक्सली समूह की स्थापना के सपने में को लागू करना शुरू कर दिए। यानी कि जिस तरह की वो सोच रहे थे कि हम इस तरह की आपका शासन चलाएंगे, इस तरह की हमारी अपनी व्यवस्था होगी, उन्होंने वो काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने विस्तृत जर्मन जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन साम्राज्यों या नस्लों को खत्म करना शुरू कर दिया था। किन लोगों को आप खत्म कर रहे थे? जो लोग उनके यहाँ थे। नाजी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्य समाज को बनाना चाहते थे। उनकी नजर में केवल एक ही लोग ही वांछनीय थे। केवल ये ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था। इनको यही वो अपना डेवलपमेंट कर सकते थे और यही अपनी फैमिली को, अपने वंश को, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते थे। बाकी सब वांछनीय थे, छिपे हुए थे, ये नहीं कर सकते। इसका मतलब यह निकला है कि ऐसे जर्मन को भी जिंदा रहने का हक नहीं था जो नाजी अशुद्ध या असामान्य मानते हो। यानी कि वो लोग भी जिंदा नहीं रह सकते जो क्या नहीं थे, नाजी अशुद्ध थे और असामान्य मानते थे। दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नाजी अफसरों के साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्यक ऐसे जर्मनों की मौत के घाट उतारा था जिन्हें वे मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। अब ध्यान देना, जो हेलमुट के जो आपके पिता थे, उन्होंने क्या किया था? बहुत सारे लोगों को, जर्मनों को आपका मौत के घाट उतारा था। क्लियर हो गया? क्या करा था? उन्होंने भी उनको आपका जो मौत के घाट था उनको उतारा था बच्चों। ठीक है। केवल यहूदी ही नहीं थे जिनकी अवांछनीय की श्रेणी में रखा गया था। इनके अलावा कई नस्लें थीं जो इसी नियति पर अभिशापित थीं। जर्मन में रहने वाले जिप्सियों और आसेत की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई। अब देखिए, वहां एक नस्ल कह लीजिए, वहां वर्ग कह लीजिए, जिप्सियों का। क्लियर है? और ये देखने में काले और अजीब से, मतलब इनका वेशभूषा, रूप, रंग जो मूल आपके जर्मन लोग थे उनसे बहुत डिफरेंट था। इसकी वजह से उनको और यहूदियों को एक अलग तरीके का आपका ट्रीटमेंट आपका जर्मन के लोग हमेशा आपका देते आए थे इन्हें। अब देखिए, अवशेष की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली। अब क्या करा? सबसे पहले तो जो इनकी जर्मन आपका सिटीजनशिप थी, इन्होंने वो ही छीन ली।
ठीक है। और वो छीनने के बाद क्या किया गया, और उन्हें बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोग भी मनुष्य के कत्मतार माना गया। जब जर्मन ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम करने के लिए झोंक दिया। क्या कर दिया गया कि उनको गुलामों की तरह काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया और उन पे उन्हें झोंक दिया गया। इन्हें इंसानियत बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उन्हें से ही बहुत सारे बेहिसाब काम करने के बोझ और भूख ही मारते गए कि बेहिसाब से जो सारी चीजें हैं वो ही ये सारी चीजें आपकी कही गई। नाजी जर्मनी में सबसे बुरी हाल यहूदी का हुआ। यहूदियों के प्रति नाजियों का दुश्मनी का एक आधार यहूदी के प्रति ईसाई धर्म के मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाई का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदी ही मारा गया था। ईसाइयों की नजर में यहूदी अदालतें हमारे और सूखखोर थे। मध्यकाल तक यहूदी को जमीन का मालिक बनाने की मनमानी थी। यह लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे। उन्हें घोटों का नया आपका दड़वा भी कहा जाता था। क्या बोलते थे? घोटों का आपका नया दड़वा भी कहा जा रहा था। अब देखिए किस तरह से जर्मन में जो लोग आपके रह रहे हैं और लोगों के साथ वो किस तरह के बर्ताव में उतर रहे हैं और किस आपके तरह के साथ वो उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यह आपको देखने की आवश्यकता है। ठीक है, ताकि आप इस चीज को समझ सकें कि क्या हो रहा है वहां। क्लियर है? और आप उसको समझें। ठीक। अब देखिए, अगर ऐसा कोई अमानवीय व्यवहार किसी और अन्य देश में हो तो आप क्या समझेंगे कि वहां का शासन प्रशासन, वहां के लोगों का विश्वास और किस तरह का नरसंहार हो रहा है। अब देखिए, नरसंहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहे। उनके खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती रही। उन्हें बाकी बस्तियों से खदेड़ दिया गया, लेकिन ईसाईयत ने उन्हें बचाने का एक रास्ता फिर भी दे दिया था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। कह रहे जो अगर आप चाहते हो कि आपको बचना है तो उसको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जो धर्म परिवर्तन है उसका रास्ता अपनाना पड़ेगा। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म को अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इसी नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतर से नहीं निकाला जा सकता। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। अब देखिए, यहूदी समस्या का निपटारा करने के लिए हिटलर की दृष्टि कह लीजिए, उसका विचार दृष्टिकोण कह लीजिए, क्या करना है? यहूदियों को हमको पूरी तरह से खत्म करने का उसने सोच लिया कि हम क्या करेंगे, हम यहूदियों को आपका पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, फिर ये मुद्दा ही आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की वो चीजें आपके सोच रहे थे। अब देखिए, थोड़ा सा समझिए। अब देखिए, सन 1933 से 1938 तक नाजियों ने यहूदी को तरह तरह के अंकित किया। उन्हें दरिद्र कर आजीविका के संसाधनों से छीन कर लिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर दिया। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939 से 35 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा कर अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बर में ले जाकर उनको मारने की रणनीति बनाई। अब कह रहे कि इनको आपका मारेंगे कैसे? तो मानने के उन्होंने कहा कि यहूदियों को सारे को एक साथ इकट्ठा कर लो और आपके इकट्ठा करके जो आपका पोलैंड का रीजन है उसमें ले जा लो, और जहां गैस चैम्बर है
और गैस चैम्बर में ले आकर उनको हम सारे को मार देंगे गैस खोल के। आप सोचिए किस तरह की जर्मन वाले यहूदियों के प्रति एक इतनी कट्टर घृणा रखते थे और इस तरह के काम को अंजाम देने जा रहे थे। इस तरह से वो क्या चाहते थे कि जर्मन की समस्या ही तब समाप्त होगी जब यहूदी लोग क्या हो जाएंगे, आपका बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं, कुछ शब्द आए हैं। जिप्सी, जिप्सी के नाम के श्रेणीबद्ध किए गए समूह की अपनी सामुदायिक पहचान थी। सितनी और रोम ऐसे दो समुदाय थे। खूदखोर, बहुत ज्यादा ब्याज वसूलने वाले महाजन के शब्द का प्राय गली के रूप में प्रयोग होता था। जो सबसे ज्यादा आपका ब्याज वसूलते थे, जो लोकल लैंग्वेज उनको क्या बोलते थे, सूदखोर। घेटो, समुदाय को औरतों से अलग थलग करने को रहना, कि किसी समुदाय को किन महिलाओं से अलग कर दो तो उसको क्या बोल सकते थे, घेटो, उसको घेटो बोलते थे। अब देखिए अगले पेज पर चलते हैं। देखिए नक्सली कल्पना लोग की कैसी नस्ली की जो उन्होंने अपनी कल्पना लोग लगाई थी, यूटोपिया जो उनका था, क्या था, उसको थोड़ा हम लोग उसका विजन को पढ़ते हैं और उस विजन को पहचानने पर हम लोग थोड़ा बात करेंगे। देखिए विश्व में के साय में नाजी अपनी तकली कलान नक्सलवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण से में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बने। कह रहे कि लोगों को मारना और युद्ध करना क्या थे, एक सिक्के के ही दो पहलू थे। और इस सिक्का कौन था, आपका जर्मन था। पराजित पोलैंड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। अब आप जानते हैं कि पोलैंड पर कब्जा किसने किया था, हिटलर ने। क्यों किया था, आपको उसकी नीति भी पता थी कि वो अपने लोगों को बहुत अच्छे क्षेत्र में रखना चाहता था और उनको बहुत बड़े क्षेत्र देना चाहता, इसलिए उसने पोलैंड पर अटैक किया था। ठीक, उत्तरी पश्चिमी पोलैंड का ज्यादातर हिस्सा जर्मनी से मिल गया था। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल आसबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले लोगों को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक एक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। कहाँ पहुंचा दिया गया, जनरल गवर्नमेंट नाम दूसरे जो हिस्सा है उस हिस्से में वहां उसको पहुंचा दिया गया। ठीक है, जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम वांछनीय तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा गया। पोलैंड में बुद्धिजीवी को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया, कि जितने भी पोलैंड के बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, बहुत बड़े पैमाने पर था, उसको क्या कर दिया गया, आपका उनको मौत के घाट उतार दिया गया। क्योंकि उनकी थ्योरी सिंपल काम करी थी कि वो ही जर्मन रह सकते हैं जो आर्य जर्मन है। पूरे एक पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। और हम क्या कर रहे हैं कि उनको मेंटल रूप से और स्पिरिचुअल रूप से हम लोग क्या करेंगे, उनको अपना गुलाम बनाएंगे, अपना स्लेव बनाएंगे। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास भेजा गया। कि जो उनके लोग थे, बच्चे थे, जो उनके माँ बाप किससे छीन लिए, और ये जांच करने के लिए कि वो आपका किस नस्ल के हैं, इस नस्ल की जांच करने के लिए उनके पास भेज दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवार में पाला जाता, और अगर नहीं होते तो उन्हें अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता, जिसमें ज्यादातर मर जाते थे। यानी कि बच्चों को छीन लेते थे उनके माँ बाप से, अगर आप लोग मूल जर्मनी निकले तो आप बच जाओगे। इस तरह से वहां ये पूरा रूल, शासन, रेगुलेटिंग, इस तरह की चीजें जो थी ये आपकी हो रही थी। तो उन्हें जर्मन परिवार में पाला जाता और उसके बाद ऐसा करते थे। अब देखिए जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटो और गैस चैम्बर में भी इसलिए यहाँ यहूदियों के बड़े पैमाने पर मारा जाता। कह रहे इस तरह से जो था बड़े पैमाने पर उनको मारा गया था।
अब एक इस सबसे पहले इस चित्र को आपके सामने है, इसको देख लीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखा आपने, एक रेलगाड़ी का डिब्बा है और उस रेलगाड़ी के डब्बे में आपको सारी चीजें दिखाई गई हैं। आप इसको देख सकते हैं। ये कह रहे हैं यहूदियों को गैस चैम्बर तक ले जाने के लिए एक माल वाहक गाड़ी, इसी रेलगाड़ी में बैठाकर यहूदियों को उस गैस चैम्बर तक ले जाया जाता था। इसमें सारे यहूदियों को भरते थे और भरने के बाद उनको गैस चैम्बर तक उनको ले जाया करते थे। क्लियर है? आगे देखिए। अब है ये, इसी में दिखाया है मौत का सिलसिला, पहला चरण बहिष्कार 1933 से 1939। हमारे बीच में तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं था। कह रहे हैं कि तुम्हें आपका नागरिकों की तरह रहने के लिए कोई हक आपका नहीं था। न्यूमरेबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935। जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति को ही जर्मन नागरिक होंगे, उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। और उन्होंने साफ कर दिया है कि जो हम जैसे होंगे, हम जैसों को ही क्या मिलेगा बच्चों, उनको आपकी नागरिकता ही दी जाएगी। ठीक। यहूदी और जर्मन के बीच विवाद की पर पाबंदी लगी। यहूदी और जर्मन के बीच विवाहतर संबंध को अपराध घोषित किया गया कि अगर ऐसा होता है कि यहूदियों के बीच और जर्मनी के बीच कोई आपका विवाह होता है तो उसको अपराध माना जाएगा। यहूदी और जर्मन के बीच को विवाह पर पाबंदी लगा दी, आपस में शादी नहीं कर सकते। यहूदी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की पाबंदी थी कि ये भी अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है ये नहीं फहरा सकते, नहीं कर सकते। इस तरह की चीजें ये रखी गई। अन्य कानून उपाय, यहूदी व्यवसाय का बहिष्कार, कि वहाँ ये नियम बनाए कि जो यहूदी व्यापार करेंगे हम उसका बहिष्कार करेंगे। सरकारी सेवाओं से निकाला जाना था और यहूदी की संपत्ति जब्त और बिक्री, कि उनको क्या करेंगे, उनकी संपत्ति को जब्त करेंगे और उसकी बिक्री करेंगे। इस तरह की ये चीजें थी। ठीक। अगला देखिए। इसके अलावा नवंबर 1938 में एक जनसंहार में यहूदी की संपत्ति को तहस नहस कर दिया गया, लूटा गया, उनके घरों पर हमले हुए, यहूदी प्रार्थना घर जला दिए गए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से हम लोग इसको जानते हैं और इस पर हम लोग बात करते हैं। दूसरा चरण था दड़बाड़ी। हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं। उनको बोल दिया कि तुम लोग हमारे बीच में नहीं रह सकते, तुमको हमारे बीच में रहने का कोई हक या कोई राइट्स जो है वो नहीं है, और इस तरह की चीजें की गई। सितंबर 1941 से सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वे डेविस का पीला सतारा अपनी छाती पर लगा कर रखेंगे। उसमें पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेज और घरों के बाहर भी यही पहचान छपा दी गई। जनमन में उन्हें यहूदी मकानों और पूर्वी में लादूद वरना जैसी घटनाओं में घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा गया। वे बेहद छेड़े और आपके निर्धन इलाके थे। घोटे में दाखिल होने वाले पहले यहूदी अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ ही समय में बाद घेटो बस्ती का वाचन भूखमरी, गंदा और बीमारी के साथ आपका विलुप्त हो गया। देखिए किस तरह से ये चीज एक चित्र है जो आपको दिखाई दे रहा है, और इस चित्र को आपको समझना चाहिए। तो इस तरह का ये सर्वनाश हुआ। अब देखिए कैसे ये चीजें हो रही थी। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति भागने की कोशिश करता तो चारों तरफ आपका एक क्या था कि बच्चों जो आपके करंट वाली तार लगी हुई थी उसमें बीच फंसता और वो आपका मर जाता। देख सकते हैं कितना दयनीय रूप से इन्होंने काम किया। जब तीसरा चरण था 1941 के बाद, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। देखिए इस चित्रों को देखिएगा बच्चों,
समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातनाओं, घरों, बेटोरी बस्ती में रहने वाले यहूदियों की मालगाड़ी भरकर उनको ले जाया जा रहा था। और कैसे त्रासदी थी। अंतिम संस्कार से पहले कैदियों से छीने गए जूते, यानी कितने जूते लगे पड़े हैं बच्चों। और ये वो क्या है जो अंतिम संस्कार के बाद। यह है एक आपका यातना गृह है। कैमरा मौत के मैदान का खूबसूरत बना हुआ, देख लीजिए किस तरह से इन्होंने, जर्मनी वासी ने यहूदियों को आपका कत्लेआम किया। देखते हैं। अब इसी में है नाजी जर्मन के युवाओं की स्थिति, कि जर्मन में जो बाप के नाजी युवा थे उनकी क्या स्थिति थी, थोड़ा इसको देखते हैं। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाजी समाज की स्थापना करने के लिए बच्चों को नाजी विचारधारा की घुटी पिलाना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह पूरी तरह नियंत्रण आवश्यक है। नाजियों के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था, तमाम स्कूलों में सफा और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहली नौकरी से हटा दिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बैठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चों को एक साथ ना पढ़ सकते थे और ना ही एक साथ खेल कूद सकते थे। बाद में वांछित बच्चों को यहूदी, जिप्सियों और बच्चों और विकलांग स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें गैस चैम्बर में ही झोंक दिया। और जब 40 का दशक था 1940 में, उन सबको क्या कर दिया गया, आपका गैस जो चैम्बर है, उस गैस चैम्बर में आपका अच्छे जर्मन बच्चों को नाजी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। वह विचारधारा परीक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्यक्रम को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रसारित नस्लीय विचार को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान का एक नया पाठ्यक्रम शामिल किया। और तो और गणित की कक्षाएं भी यहूदी के ही एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत कर हिटलर की पूजा करें। खेल कूद के जरिए बच्चों में हिंसा और आक्रामक की भावना पैदा कर दी जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी, दिल वाला, ताकतवर व मर्दाना बना सकता है। कि अगर हम लोग खेल कूद में करेंगे और इस तरह की एक्टिविटी कराएंगे तो जो हमारे बच्चे हैं वो क्या बन सकते हैं बच्चों, एक्टिव बन सकते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस वाले हो सकते हैं। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा मामलों को सौंप दी गई। 10 साल की उम्र में बच्चों को युंगफो में दाखिल कर दिया गया। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाजियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता, हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, यहूदी, कम्युनिस्ट, जिप्सियों व अन्य अवांछित से घृणा करने का सबक सिखाते थे। इन्हें विचारात्मक धीन सरकारी प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वो बेबस सार्वजनिक श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था। किसी नाजी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी कि आपको कोई ना कोई जो नाजी संगठन है, आप उसका जो सिटीजनशिप है वो आपको लेनी पड़ेगी। इस चित्र को देखिए, दूसरा ये वाला चित्र देखिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस चीज को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, मौत के कारखाने में आते यहूदी बच्चों को गैस के बाहर जाते, किस तरह की स्थिति थी। और ये रहा हिटलर, और वांछित बच्चों की संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था, जो बच्चे नहीं है उनकी स्तर। और कब्जे वाले यूरोप में अधिकृत पोलैंड में बसे जाने वाले लोग शिशु मां को लेकर अपने साथ खड़ी है। नासी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे यूथ हिटलर का नाम दिया गया। 1933 के आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे थे।
युवा आंदोलन को नाजीवाद की तरह एकजुट करने के लिए बाकी युवाओं को संगठन को पहले भंग कर दिया गया और उसके बाद उन्हें प्रतिबंधित या आपका प्रतिबंध जो है आपका लगा दिया गया। अब इसी में अगला है मातहत की नाजी सोच। नाजी जर्मन के प्रत्येक बच्चों को बार बार यह बताना चाहते थे कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से विभिन्न होती हैं, उन्हें समझा जा सकता है, किंतु औरत मर्द के समान अधिकारों को का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पथरीला दिल होने का सिखाया जाता था कि लड़कियां कमजोर हैं, उनको सेम राइट्स नहीं मिलने चाहिए और हम संघर्षशील हैं। इस तरह की चीजें उनसे बताई जा रही थी, सिखाई जा रही थी। जब लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी मां बनने और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देने और उनका पालन पोषण करना है, नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए यहूदी से दूर रहने वाले, घर संभालने वाले बच्चों को नाजी मूल्य मान्यताओं को शिक्षा देने वालों का दायित्व सौंपा गया। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य में की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मां है। हिटलर ने क्या कहा था कि मेरे राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो कौन है बच्चों? तो हिटलर ने बताया था कि वो मां है, नागरिक मां है। लेकिन नाजी जर्मन में सारी माताओं के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ल तौर पर वांछनीय बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंड किया जाता था, जबकि नस्ल तौर पर वांछनित बच्चों वाले बच्चों को जन्म देने वाली माता को इनाम दिया जाता था। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधा दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को वैसे ही तंबे देने का इंतजाम किया जिस तरह से आपको सिपाही को। 4 बच्चे पैदा होने वाली माँ को कांसे और 6 बच्चों में चांदी और 8 से ज्यादा बच्चों वाले को सोने के तंगे दिए गए थे। यानी कि वो प्रमोट करना चाहता था कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो आपकी बढ़े। ठीक इसलिए वो क्या कर रहा था, उनको प्रमोट कर रहा था मेडल्स के माध्यम से, उनको जाकर उनको बता रहा था और उनको समझा रहा था और साथ में उनको आपका प्रेरित भी कब कर रहा था। ठीक है, आप देखिए निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी, उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुंह पे कालिक पोतकर उनको गली की में तख्ती टंगवाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उन्हें गले में लाट कर लिखा जाता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान के लिए मालिक किया है। इस अपराध के प्रतिज्ञा के लिए बहुत सारे औरतों को न केवल जेल की संज्ञा दी बल्कि तमाम नागरिकों उनके पति के साथ उनसे छीन लिया भी गया। तो इस तरह की ये सारी घटना, ये सारी चीजें ये हो रही थी और जो बड़े ही कॉमन रूप में थी। नाजी शासन ने भाषा और मीडिया की बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। उसका जब जबरदस्त फायदा उठाया, उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए शब्द इजाजित किए। वे न केवल भ्रमिक दिल के दहलाने वाले शब्द थे बल्कि नाजियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्या को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यहूदियों के समाधान, विकलांगों के लिए चाइनीज संस्करण समिति की व्यवस्था की, खाली कराने का आशय, लोगों को गैस चैम्बर में ले जाना और वहां उनको मालूम नहीं था कि गैस चैम्बर को क्या कहा जाता है, उन्हें संक्रमण मुक्त क्षेत्र कहा जाता था और गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फवारे भी लगाए गए थे। यानी कि इस तरह से वो लोगों को आपका मार रहे थे और इस तरह से वो लोगों को अपना जो शिकार है वो आपका बना रहे थे और इस तरह से ये सारी चीजें हो रही थी। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है और इन सब चीजों पर आपकी बात करनी है कि किस तरह से ये घटनाएं हो रही थी और ये घटनाएं कथित आपके चलित रूप में थी।
तो आइए देखिए हमने कितने बड़े पाठ को पढ़ा है, प्रचलित कला को पढ़ा। मातृत्व में नाजियों की सोच क्या थी, वो उनको प्रमोट करते थे जो अधिक बच्चे पैदा करती थी, ये आपने देखा। आप बच्चों को देख रहे हैं, आप हिटलर के साथ और नाजी किस तरह से नाजी जर्मन में युवाओं की स्थिति थी और उनके लिए हिटलर का क्या सोच रखी हुई थी हिटलर ने। सर्वनाश कब शुरू हुआ और उनको जीने का अधिकार कब छीना गया। दड़बड़ाबंदी क्या था और कैसे उनका बहिष्कार आपका किया गया, किस तरह से उनको इस ट्रेन के माध्यम से वहां उनको ले जाया जाता था और कैसे नस्ली कल्पना लोग चीजें शुरू हुई थी। नस्लवादी राज्य की स्थापना, नाजियों का विश्व दृष्टिकोण। तो इसके साथ हमने इन सारी चीजों पर आपका विचार किया कि ये आपका किस तरह से ये काम कर रहे थे और ये आपका पूरा था जो आपके हिटलर ने ये सारी चीजें शुरू की थी। तो आप इनको देख सकते हैं, आप इनको समझ सकते हैं कि क्या किस तरह की चीजें थी। चलिए ध्यान रखेंगे हम, ठीक। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि हमने लेक्चर किस तरह से पढ़ा है और इसमें किन किन महत्वपूर्ण घटनाओं को, किन किन महत्वपूर्ण जानकारी को हमने देखा है। तो आप सभी बच्चे घर जाकर इस लेक्चर को रिवीजन करके आइए और कोई गलती है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।